we going to be just delivery boys and girls? So sad. मंत्री जी कुछ कीजिए ना। क्या हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही गड़बड़ है जिसकी वजह से हम सिर्फ फैंसी आइसक्रीम्स और कुकीज बना रहे हैं? चाइना किसी चीज की सस्ती कॉपी बना सकता है तो हम उसकी फेक कॉपी बना सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए ज्यादा महंगा हो गया है, पर ऐसी चिंताओं से अब जनता ऊपर उठ चुकी है। 2020 में एक आईआईटी ग्रेजुएट ने फास्टर तत्काल टिकट बुक करने का ऐप बना दिया। ये ऐप ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स एंटर कर देता था और आईआरसीटीसी की ऐप की तुलना में जल्दी से आपकी टिकट बुक हो जाती थी। जिन लोगों को तत्काल टिकट बुक करने का एक्सपीरियंस है वो जानते हैं कि पीक टाइम पे टिकट बुक करना कितना मुश्किल काम है। जब तक आप अपना नाम, डेट ऑफ जर्नी और कैप्चा भरते हैं तब तक तो सारे टिकट ही खत्म हो जाते हैं। तो अच्छा ये था ना, आईआरसीटीसी इस ग्रेजुएट के साथ मिलकर बेहतर सिस्टम बना सकता था या कुछ कोलैबोरेट कर सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा आईआरसीटीसी ने उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। मजे की बात है कि उस दौरान रेलवे मिनिस्ट्री का चार्ज पीयूष गोयल के हाथ में ही था। यहाँ से वो अपने इनोवेशन मिशन का स्टार्टअप कर सकते थे, पर सैडली ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि रेलवे के सिस्टम में कुछ सुधारने की बजाय टिकट एजेंट बनने का ज्यादा इंसेंटिव है। अब स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल इंडियन स्टार्टअप्स को लताड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो बस फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ को चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Are we going to be just delivery boys and girls? So sad. मंत्री जी कुछ कीजिए ना। सबसे पहले तो लेबर लॉज को ही ठीक कर दीजिए ताकि इन डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स को लिविंग वेजेस तो मिले, इनके वर्किंग कंडीशंस कुछ तो बेहतर हों, इनको स्टार्टअप्स एक्सप्लॉइट ना करें। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद ही इंडिया हैज द चीपेस्ट लेबर फोर्स को एडवर्टाइज करते हैं। विदेशी कंपनी से उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ इसी दम पर आएंगी और हमारे चीप लेबर फोर्स का फायदा उठाएंगी। क्या कुछ और ऑफर करने के लिए है नहीं हमारे पास, जैसे कि स्किल्ड वर्कफोर्स, बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट, कम करप्शन एटसेट्रा। पीयूष गोयल का कहना है कि हमारे स्टार्टअप्स को डीप टेक करना चाहिए, सेमीकंडक्टर्स और एआई में नाम कमाना चाहिए। तो हम क्यों नहीं कर रहे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को एक्सप्लेन एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप के फाउंडर ने रेडिट पे किया। पीयूष गोयल को ओपन लेटर लिखते हुए उन्होंने लिखा कि उनका स्टार्टअप कुछ टैक्स बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है, पर गोयल जी के डिपार्टमेंट ने उनके एप्लीकेशन को 2 साल तक लटकाए रखा और पिछले हफ्ते रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ ही घंटों बाद उनको एक फैसिलिटेटर का फोन आया कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनवाने में हमारी मदद लेते हो तो आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो बिल्कुल आरटीओ के बाहर खड़े एजेंट्स की भाषा है जो एक्स्ट्रा पैसे लेकर आपको कार चलाने का लाइसेंस दिला देते हैं। मतलब हमारे सिस्टम में ब्राइब्स का स्पेस है पर नियम से काम करने का नहीं है। क्या हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही गड़बड़ है जिसकी वजह से हम सिर्फ फैंसी आइसक्रीम्स और कुकीज बना रहे हैं? एक नजर ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ डालिए। आप जानते ही हैं कि पिछले सालों में कारों के दाम कम होने की बजाय बढ़ते ही गए हैं। इतने साल बीत गए तो कोई तो अफोर्डेबल कार बननी थी, पर नहीं, जो है उनकी कीमत भी बढ़ गई है। कीमत बढ़ी है तो कार तो बेहतर होंगे? नॉट रियली। क्या आप जानते हैं कि देश की 60% कारें 10 जेनेरिक इंजन पर ही चलती हैं? कंपनी बदल जाती है, मॉडल बदल जाता है, पर इंजन वही रहता है। कहाँ गया हमारा इनोवेशन? बड़ी बड़ी कंपनीज ऑटोमोबाइल्स बनाने में लगी हैं। क्या इनके पास भी पैसे की कमी है जिसकी वजह से रिसर्च नहीं कर पा रही? आज भी कार बनाने वाले वही हैं जो 10 साल पहले थे। आज भी अफोर्डेबल कार मॉडल्स वही हैं जो 10 साल पहले थे। वही मारुति ऑल्टो, स्विफ्ट, टाटा, बस सिर्फ कीमतें बढ़ गई हैं। इस
मार्केट में नए लोग तो एंटर भी नहीं कर पाए। वहीं चाइना की ये कलरफुल बेटेटेक BD-DB कार $860 या लगभग 74,000 रुपए में मिल रही है, एक स्कूटी की कीमत से भी कम। हमारे देश में सबसे सस्ती ईवी कार आज MG की कॉमेट है, जो 7 लाख से शुरू होती है। हो क्या रहा है? क्या कार मेकर्स बस अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाहते हैं? इनोवेशन की उनको पड़ी ही नहीं है। सोचिए, अगर इन चाइनीज कार को यहाँ आने की परमिशन मिल जाती तो हमारी गाड़ियों को कौन पूछता? चाइना आज सेमीकंडक्टर्स, AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रोबोटिक्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरे देश भी लॉन्ग टर्म रिसर्च और इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ के रिसर्चर्स को फेल हो जाने का डर नहीं है, उनके पास फंडिंग है और डिसेंट सैलरीज हैं। 2024 में चाइना की टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग $496 बिलियन थी, जबकि इंडिया ने बजट 2025 में प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन R&D के लिए बस $23.45 बिलियन का फंड बनाया है। इनोवेशन का क्लाइमेट अपने आप नहीं बनता, आपको बनाना पड़ता है। बिजनेस स्टैंडर्ड में अभिजीत कुमार ने लिखा कि कैसे 2023 में इंडियन स्टार्टअप फंडिंग का बस 5% डीप टेक सेक्टर्स में गया, जबकि चाइना ने डीप टेक में 35% लगाया। 2024 में चाइना ने हाई टेक फर्म्स के $361 बिलियन के टैक्स और फीस माफ कर दिए, उनको $80.7 बिलियन का R&D डिडक्शंस दिया। इंडियन स्टार्टअप्स फंडिंग शॉर्टेज तो झेल ही रहे हैं, साथ ही रेगुलेटरी कंसर्न्स भी हैं, जबकि चाइना में स्टार्टअप्स को स्टेट की बैकिंग है, स्टेट खुद ही कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। एक देश में अच्छा बिजनेस क्लाइमेट बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर क्रिटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना होता है। यहीं पर हमारे पब्लिक सेक्टर का काम आता है। नवरत्ना कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। एक टाइम पर ये कंपनी स्टील से लेकर मेडिसिन तक सब अच्छे से बना रही थी। आज भी अपनी पतली हालत के बावजूद सरकार को भारी रेवेन्यू दे रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सरकार को PSUs से रिकॉर्ड 74,000 करोड़ का डिविडेंड मिला। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन कोल इंडिया लिमिटेड का रहा, 10,252 करोड़। नंबर 2 पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन रही, 10,002 करोड़। और नंबर 3 पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जिसने 3,562 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया। हर पब्लिक सेक्टर कंपनी को टैक्स देने के बाद अपने प्रॉफिट्स का 30% सरकार को देना ही होता है, या अपने टोटल नेटवर्थ का 4% हर साल एनुअल डिविडेंड के रूप में देना होता है। ये सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है। फिर भी पिछले सालों में इन नवरत्ना कंपनीज को प्रमोट करने के बजाय सरकार अपनी पसंद के बिलियनियर्स को प्रमोट करने में लगी है। पब्लिक सेक्टर ही है जो आपके देश की नींव रखता है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जैसे डिफेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा निवेश करता है। आज कई बड़े शहर और कस्बे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ साथ ही डेवलप हुए हैं। आज IT के लिए जाने जाने वाला बैंगलोर शहर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहले 1950s में 5 PSUs यहाँ शुरू किए गए थे। HAL, ITI, HMT, BEL, BHEL, BEML, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। इन PSUs के अराउंड टाउनशिप्स बने, स्कूल्स बने और शहर बढ़ता ही गया। यही कहानी कई शहरों और देशों की भी है। ये हमारे पब्लिक सेक्टर का ही कमाल है कि इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी सस्ता था। चाइना में पब्लिक सेक्टर कंपनीज आज भी धमाल मचा रही हैं। टॉप 10 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 3 चाइनीज पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं। 2023 में चाइना की 135 कंपनीज फॉर्च्यून 500 लिस्ट में थी, जिनमें 85 पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं। और कोई इनोवेट करे या ना करे, कोई नहीं चाहता कि चाइना इनोवेट करे। रिसेंटली यूएस ने चाइना पर 145% ड्यूटी लगाई है, पर मजाल है कि चाइना का बाल भी बांका हुआ हो। चाइना के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर वो यूएस से लड़ने चला है? 2015 में एक मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इसकी पब्लिसिटी उतनी नहीं हुई, लेकिन इसका काम एक्चुअल में हुआ। इसमें कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया जिनमें चाइना अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहता था, ताकि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर की छवि से निकलकर चाइना अपने को एक लीडिंग कॉम्पिटिटर की तरह स्थापित कर सके। सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, हाई स्पीड रेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, एडवांस शिप्स और सोलर पैनल्स को आइडेंटिफाई किया गया। और अब 2025 में चाइना इन सब सेक्टर्स में कॉम्पिटिटिव एज पर है और इनमें से आधों में तो वर्ल्ड लीडर है। बोइंग और एयरबस जैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करता है।
यहाँ बने कॉमिक प्लेन्स कई एयरलाइंस यूज कर रही हैं। इलेक्ट्रिक कार्स, हाई स्पीड रेल, सोलर पैनल्स, बैटरीज और ड्रोन्स में तो चाइना का मुकाबला ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कार्स का तो वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। चाइना दुनिया के 80% सोलर पैनल्स बनाता है, 75% लिथियम आयन बैटरीज बनाता है और 75% ड्रोन्स भी बनाता है। पहले चाइना को उसके चीप बट एफिशिएंट लेबर के लिए जाना जाता था, पर अब सालों से वहाँ वेजेस काफी हाई हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि 1980 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $266 थी, जबकि चाइना की बस $194 थी। लेकिन 2000 आते आते हमारी इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी ने अलग अलग दिशा पकड़ ली। साल 2000 में हमारी पर कैपिटा इनकम $1357 थी, वहीं चाइना की $4450 थी। 2022 में इंडिया $2388 पर था और चाइना कहीं आगे $12720 की पर कैपिटा इनकम पर पहुंच चुका था। जहां चाइना ने सबके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करने का काम किया, हमने कुछ ही बिलियनियर्स को प्रमोट करने की पॉलिसीज अपनाई। पहले चाइना का मजाक बनाया जाता था कि वो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट की सस्ती कॉपी बना देता है, पर आज चाइना के पास अपने ओरिजिनल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की लाइन लगी है। दुनिया ही इनसे कम्पीट नहीं कर पा रही है। मतलब मेक इन इंडिया का तो कुछ पता नहीं, पर मेड इन चाइना 2025 ने जो सोचा था वो अचीव किया। नेक्स्ट टाइम आप डीमोटिवेटेड फील करें तो चाइना से ये मोटिवेशन ले सकते हैं कि जहां चाह वहां राह होती है, पर वादे मिलावटी नहीं होने चाहिए। फिर इंडिया इतने साल क्या कर रहा था? कहाँ है हमारे रियल स्टार्टअप्स? एक स्टार्टअप जो पिछले सालों में खूब फल फूल रहा है वो है पेपर लीक बिजनेस। रिसेंटली दैनिक भास्कर ने एक करोड़पति पेपर लीक माफिया का खुलासा किया। पता चला कि ये लोग कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुके हैं और अपने रिश्तेदारों को अलग अलग सरकारी पोस्ट पर लगवा भी चुके हैं। इस मामले में धांधली से नौकरी लगे 86 रिश्तेदारों को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले नीट की परीक्षा से लेकर रेलवे और स्कूल कॉलेज के भी पेपर लीक होते रहते हैं। आज ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जो हजारों लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है। चाइना किसी चीज की सस्ती कॉपी बना सकता है तो हम उसकी फेक कॉपी बना सकते हैं। फेक डॉक्टर, फेक हॉस्पिटल, फेक टीचर, फेक पुलिस से लेकर फेक टोल प्लाजा, फेक पनीर, फेक दूध तक का सफर हम तय कर चुके हैं। जहां लाखों लोगों ने ऐसे फेक रैकेट्स में पैसे गंवाए हैं तो हजारों ने कमाए भी हैं। कुल मिलाकर सब ने मार्केट इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एक और फन स्टार्टअप हमारे देश में चल रहा है जो है हेट इन्फ्लुएंसिंग। इसमें नफरती गाने बनाए जाते हैं, दिखाए और सुनाए जाते हैं। मस्जिद के बाहर डांसर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। नवरात्रा, रामनवमी, होली, दिवाली के शुभ अवसरों पर इनका बिजनेस पीक पर होता है। स्टार्टअप इकोनॉमी छोड़िए, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में हम सबसे आगे हैं। इनका टैलेंट देखकर सरकार खुद ही बेस्ट इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स दे रही है। यही हमारा डीप टेक है। हमने आदमी के दिमाग को ही डीप फेक कर दिया है। अब उन्हें बढ़े हुए पेट्रोल, एलपीजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है वेज और नॉन वेज से। यूनियन बजट 2025 में एजुकेशन पर स्पेंडिंग को बढ़ाया गया है 1.28 ट्रिलियन रुपए, पर साथ ही स्कूल्स का बंद होना, मिड डे मील से अंडे निकालना, दलित बच्चों के साथ भेदभाव करना जारी है। ऊपर से फोकस रट्टा मारने और एग्जाम पास करने में है। एआई एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर भी दिया जाए तो उसमें भी बच्चे रट्टा मारते मिलेंगे। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। यही हाल कॉलेजेस का है। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स हम बनाते हैं, पर उनमें से 10% को ही जॉब मिल रहा है। इसीलिए तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड मस्जिदों के बाहर नाच रहा है। अगर हम स्टार्टअप्स को लेकर सीरियस हैं, तो सबसे पहले हमें अपने लोगों में इन्वेस्ट करना होगा। उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स को बेहतर बनाना होगा। कहाँ तो दुनिया ट्रंप के टैरिफ से लड़ने के लिए एकजुट दिखाई दे रही है। चाइना, साउथ कोरिया और जापान की ज्वाइंट मीटिंग हुई है।
लोग नए मार्केट्स और आत्मनिर्भर बनने के नए तरीके निकाल रहे हैं, पर हम अमेरिका निर्भर बनते नजर आ रहे हैं। सारी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम कम है, पर हमने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए ज्यादा महंगा हो गया है। पर ऐसी चिंताओं से अब जनता ऊपर उठ चुकी है। अभी तो वेज और नॉन वेज डिबेट चल रहा है, साथ में औरंगजेब भी तो है। इंडिया इनोवेट क्यों नहीं कर रहा, इसका एक्चुअल रीजन सिंपल है, अभी स्टार्टअप के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।